नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों की छरवाली समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। निगिदा का एक चर्चित गीत है जिसकी पहली ही पंक्ति कहती है, नारंगी की दाणी हो, क्याल सुखी होलू बौजी, मुखड़ी को पानी हो। बीता हफ्ता देहरादून शहर के लिए ऐसा रहा मानो ये गीत निगिदा ने बौजी के लिए नहीं बल्कि देहरादून शहर के लिए ही लिखा हो। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में था, तो पूरा शहर संगठन के झंडों और पोस्टरों से इकरंगी होकर नारंगी की दाणी जैसा खिल उठा था। लेकिन फिर भी शहर की मुखड़ी का पानी कहीं जाम से तो कहीं प्रदूषण और कचरे के चलते सूखा हुआ ही नजर आया। देहरादून में ट्रैफिक और एयर क्वालिटी दोनों ही गंभीर समस्या के रूप में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके निवारण के लिए हमारी सरकारों के प्रयास और चिंताएं दोनों ही नाकाफी रही हैं। प्रदूषण तो देश की भी राष्ट्रीय समस्या बन जाने को रपरपा नजर आ रहा है और देश की राजधानी किस कदर इसकी चपेट में है वो सर्वविदित ही है। देहरादून भी कहीं दिल्ली ना बन जाए, इसके लिए अनूप नौटियाल जैसे सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इस समस्या पर सरकार का ध्यान खींचने का भी प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का भी। हाल ही में उन्होंने एक नारा भी दिया है कि देहरादून बचाना है, दिल्ली नहीं बनाना है। इस छोटे से नारे के गहरे निहितार्थ हैं और इसमें यह स्पष्ट चेतावनी भी समाहित है कि दिल्ली बन जाने की अंधी दौड़ में देहरादून भी गैस चैम्बर बनकर न रह जाए। ट्रैफिक की समस्या भी देहरादून में लगातार विकराल हो रही है और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद ये भी आशंका है कि ट्रैफिक की ये समस्या और भयावह हो सकती है। पिछले कई साल से हम अपनी सरकारों से ये भी सुनते आ रहे हैं कि देहरादून शहर में जल्द ही मेट्रो दौड़ने लगेगी और ट्रैफिक की समस्या कुछ हद तक इससे सुलझ जाएगी। इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए जनवरी 2020 में एक डीपीआर तैयार की गई थी, जिसके अनुसार देहरादून शहर में 2 मेट्रो कॉरिडोर बनाए जाने थे। आईएसबीटी से कंडोली तक का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और एफआरआई से रायपुर तक का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। लेकिन इस डीपीआर को कई कारणों के चलते केंद्र से मंजूरी नहीं मिली, जिनमें एक कारण इसकी लागत का बहुत ज्यादा होना भी था। ऐसे में साल 2021 में एक नई डीपीआर नियो मेट्रो के लिए नासिक मेट्रो नियो डीपीआर के आधार पर तैयार की गई। नियो मेट्रो की इस डीपीआर के अनुसार राजपुर रोड के गांधी पार्क से लेकर कंडोली तक के क्षेत्र को छोड़ दिया गया और ऐसे में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में आईएसबीटी से लेकर गांधी पार्क तक 8.5 किलोमीटर की मेट्रो लाइन शामिल की गई, जबकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को पुरानी डीपीआर जैसा ही रखा गया। लेकिन बीते हफ्ते आई खबरों के अनुसार अब इस नियो मेट्रो के प्रस्ताव को भी केंद्र ने तकनीकी कारणों के चलते खारिज कर दिया है। लिहाजा 4-5 सालों तक नेताओं के भाषणों में खूब तेजी से दौड़ने के बाद अब मेट्रो जखोली पहुंच चुकी है। पहाड़ों वाला जखोली ब्लॉक नहीं बल्कि पहाड़ी भाषा वाला जखोली बल को जान। वैसे एक्सपर्ट शुरुआत से ही देहरादून मेट्रो जैसी परियोजना को गैर जरूरी मानते रहे हैं, क्योंकि कम क्षेत्रफल वाले इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य विकल्प ज्यादा प्रभावी नजर आते हैं, जो लागत में भी कम हो और लंबे समय के लिए ट्रैफिक की समस्या को सुलझा सके। लेकिन सरकारों के लिए किसी भी समस्या का स्थायी समाधान हमेशा मुफीद नहीं होता, बल्कि उन्हें चाहिए होता है कि समस्या बनी रहे ताकि उसके समाधान के नाम पर कोई ना कोई योजना चलती रहे, उसमें कमीशन का मीठ भात धीमी आंच पर लगातार पकता रहे, जिसे नेता, अधिकारी और ठेकेदार रिश्वत के रायते के साथ रल्या कर सपोर्टते रहे। रिस्पना बिंदाल कॉरिडोर भी अब ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बनकर उभर रहा है। सैकड़ों करोड़ की लागत वाला ये प्रस्तावित कॉरिडोर शहर के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक की समस्या को थोड़ा कम तो कर सकता है, लेकिन इससे कम लागत में ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जा सकता है, जिसे एक्सपर्ट्स बेहतर और लॉन्ग टर्म समाधान मानते हैं। लेकिन सरकारें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना तो दूर, उसकी दुर्गत करने पर आमादा रहती हैं। उत्तराखंड सरकार आज भी ऐसी पुरानी बसों को पुगा रही है जिनमें चलना अब जानलेवा हो चुका है। बीते कुछ समय में हुए रोड एक्सीडेंट इसकी गवाही भी देते हैं कि उनमें से कई बसें ऐसी थी जिन्हें बहुत पहले बंद कर दिया जाना चाहिए था। ऐसे में कई लोगों के मन में ये स्वाभाविक सवाल आता होगा कि सरकारें आखिर इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने की जगह बड़ी बड़ी निर्माण वाली योजनाओं के पीछे ही क्यों पड़ी रहती हैं। तो इसका जवाब सीधा सा है कि एक तो बड़ी योजनाओं का सीधा मतलब होता है बड़ा कमीशन, और दूसरा ऐसी योजनाओं को अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनवाना सरकारों के लिए सबसे आसान और मुफीद सौदा होता है। द्विहप्ती सपोड़ने वाली जो गुंजाइश निर्माण कार्यों में होती है वो बाकी किसी भी योजना में नहीं। इसलिए सरकारें किसी भी पार्टी की हों, वो ऐसी ही योजनाओं को प्राथमिकता देती हैं। बहरहाल
बीते रविवार देश के प्रधानमंत्री ने अपने चर्चित कार्यक्रम मन की बात में उत्तराखंड का विशेष जिक्र करते हुए यहां विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात बहुत मजबूती से कही। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही हो। इससे पहले भी वो मुगबा जब आए थे तो उन्होंने यहाँ घाम तापो पर्यटन वाली बात कही थी, जिस पर कई मीम भी बने। हालांकि उनके कहने के आशय में खोट नहीं था और ये बात उनसे पहले भी कई लोग उठा चुके हैं कि उत्तराखंड में सर्दियों की धूप पर्यटकों के लिए एक आकर्षण हो सकता है। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड में संभावना के बारे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं और उनकी बात का असर होता नजर भी आता है। उनके आदि कैलाश आने के बाद पिथौरागढ़ जिले के इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। उत्तराखंड में पर्यटन चारधाम से इतर भी विकसित हो और मसूरी, नैनीताल जैसे ओवरलोड हो चुके शहरों से बाहर भी पर्यटक पहुंचे, नए पर्यटन केंद्र विकसित हों, पहाड़ के लिए ये शानदार हो सकता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि देखने सुनने में शानदार लगने वाली इन योजनाओं पर धरातल में कांटे लगने लगते हैं? इसे समझने के लिए आप पिछले हफ्ते टिहरी में हुए वाटर स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप का उदाहरण देखिए। टीएसडीसी द्वारा आयोजित इस आयोजन में सिर्फ देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि 22 अलग अलग देशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इसकी शानदार तस्वीरें बीते दिनों हमने सोशल मीडिया पर तैरते हुए भी खूब देखी। अब ऊपर से देखने पर यह शानदार लगता है कि टिहरी झील में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है और ऐसे आयोजन समय के साथ टिहरी की लोकप्रियता को बढ़ाने का काम करेंगे ही। ये एक हद तक सही भी है, लेकिन सबसे अहम यह है कि इस आयोजन से टिहरी झील में बोटिंग करवाने वाले और अन्य तरीकों से इस झील से आजीविका चलाने वाले स्थानीय लोग कितने लाभान्वित हुए। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इससे लाभ होना तो दूर, उल्टा उन्हें नुकसान ही हुआ। स्थानीय कारोबारियों को इस आयोजन में किसी न किसी तरह से जोड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उन्हें यह कह दिया गया कि जितने दिन ये आयोजन और इसकी तैयारियां चलेंगी उतने दिनों के लिए उन्हें अपना काम बंद करना होगा। इस पर जब ये लोग अधिकारियों से मिले और उनसे मांग की कि अगर हमारा काम बंद करवाया जा रहा है तो हमें कम से कम उतने दिनों का हर्जाना दिया जाए, तब जाकर आयोजकों ने इन्हें अपना काम जारी रखने के लिए एक वैकल्पिक बोट स्टैंड इस्तेमाल करने की अनुमति दी। लेकिन मुख्य स्टैंड पर क्योंकि आयोजन हो रहा था तो पर्यटक भी वैकल्पिक स्टैंड तक कम ही पहुंच सके, लिहाजा स्थानीय लोगों का काम अन्य दिनों की तुलना में ठंडा ही रहा। फिर बाहर से आए खिलाड़ियों और अन्य लोगों को ठहराने की व्यवस्था के भी जो प्रबंध किए गए थे उनमें भी उन लोगों को हिस्सा नहीं बनाया गया जो झील के आसपास बसे गांवों में अपने अपने होम स्टे चला रहे हैं। खाने की व्यवस्था के लिए भी आयोजक बाहर से ही केटरर्स को लेकर आए थे, लिहाजा इस काम में भी स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी शून्य रही। सिर्फ इसी आयोजन में ही नहीं, अक्सर इस तरह के आयोजन में स्थानीय लोगों को ये तर्क देते हुए बाहर कर दिया जाता है कि इतने बड़े आयोजन में क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए बड़े बड़े ग्रुप्स को ही ठहरने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। ये तर्क इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि समय रहते ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई गई होती कि स्थानीय लोगों को साथ में लेते हुए विश्व स्तरीय आयोजन करके दिखाए जा सके। फिर अंतिम समय में आयोजन का ठेका बाहर से बुलवाई गई किसी इवेंट कंपनी को दे दिया जाता है और स्थानीय लोग जो आजीविका के लिए टिहरी जैसी झील से जुड़े हुए होते हैं वे बस ऐसे आयोजनों में दर्शक मात्र बनकर रह जाते हैं। ऐसे ही आयोजन अगले साल फिर से होंगे। अगर अभी से व्यवस्था बनाई जाए तो ये किया जा सकता है कि इसके लाभार्थी स्थानीय लोग भी बने। प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात में मुनस्यारी, आदि कैलाश, औली और दयारा बुग्याल का भी जिक्र किया। ये सभी जगह विंटर टूरिज्म के लिए शानदार हैं। हमारी सरकार इतना भर भी अगर कर दे कि इन जगहों को प्रमोट करने के साथ साथ ऐसी नीतियां भी बनाए जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके, लेकिन होता यह है कि जैसी ही ऐसी किसी जगह पर्यटन बढ़ने लगता है, सरकार यहाँ भी अपने बड़े बड़े कारोबारी दोस्तों के लिए गाने लगती है कि नदियाँ तेरी, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा, और कौड़ियों के भाव जमीनों से लेकर जंगल तक उन्हें सौंप दिए जाते हैं। आदि कैलाश की यात्रा में फिलहाल स्थानीय लोगों के होम स्टे अच्छे चल रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र है तो इसकी भी संभावना है कि यहाँ बड़े बड़े कारोबारी अपना कब्जा नहीं जमा पाएंगे और यहाँ का बढ़ता हुआ पर्यटन स्थानीय लोगों को ही मजबूती देगा। लेकिन सरकार अब यहाँ हेलीकॉप्टर से लोगों को सीधा पहुँचाने की जुगत में लगी हुई है और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ऊपर ही ऊपर अगर पर्यटक सीधा आदि कैलाश पहुँचकर लौट जाया करेंगे
तो सारी चांदी हेलीकॉप्टर कंपनियां वाले ही काट ले जाएंगे और गांव के लोग पर्यटकों की राह ही देखते रह जाएंगे। सरकार अक्सर अपनी पीठ थपथपाते हुए आंकड़े गिनवाती है कि हमने इस साल इतने पर्यटक बुलवाए, इतनी नई सड़कें बनवाई, इतने इन्वेस्टर हम ले आए। ये लुभावने आंकड़े लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन पहाड़ों और स्थानीय लोगों की दशा दिशा में उन आंकड़ों के अनुपात में परिवर्तन इसीलिए नजर नहीं आता। सिंगटाली के ठीक सामने के पहाड़ पर एक गांव है जिसका नाम है झेड़। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे इस गांव की आंखों के ठीक सामने रहता है, जहां बने ताज और हयात जैसे आलीशान होटलों की चमक भी इस गांव से ऐसे नजर आती है कि हम मानो हाथ बढ़ाकर छू ली जाए। लेकिन ये सारा विकास जो झेड़ गांव से नजर आता है वो इस गांव तक कभी पहुंच ही नहीं पाया, और स्थिति ऐसी है कि कुछ समय पहले पानी जैसी मूलभूत जरूरत पूरी करते हुए इस गांव के एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। बारामासा ने उस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी की थी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि विकास के दावे और अंतिम व्यक्ति की स्थिति में जमीन आसमान का ये अंतर आखिर क्यों होता है। यही अंतर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के सूचना विभाग के फेसबुक पेज में दिखती उत्तराखंड की चमचमाती तस्वीरों में और चौबट्टा खाल के जैकोट गांव के अक्षित के लिखे गए इस मेल में। सूचना विभाग आपको सिर्फ ये बताता है कि उत्तराखंड में कैसे रोज बहुत कुछ फरकाया जा रहा है, जबकि अक्षित अपने गांव की आपबीती बताते हुए लिखते हैं कि हमारे गांव में 31 जुलाई से पानी नहीं आ रहा है। गांव के बुजुर्ग लोग भी दूर बहती पूर्वी नयार पर निर्भर हो गए हैं और भालू तेंदुओं के हमलों के डर के बीच भी इतनी दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। अक्षित ने अपने गांव की एक बुजुर्ग महिला की आपबीती भी भेजी है, उसे आप लोग खुद ही पूरा सुनिए। अरे बुलू मित्र तिल देख तेरे में यार खुटा का हाल न अपार से मी बिना पानी रह गो अरता रात भर बिना चिसाली रूमी अता फदालता बैठन जान दिएगा अरता प्यानिर पान अरे पान बुलू दरमी कुनी ले तो छोड़ो तुम पानी मी तो ढूंढा मिन तू अन्ना कोई गार इन लियाना मेरा बुला ले रही न था तो वो भी नहीं लियाना थी नहीं थी तो गाल गार तो वो गदना पैर साना थे। भालू और तेंदुओं ने पहाड़ में कैसा डर बनाया हुआ है वो आप रोज सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकारी प्रयासों के नाम पर बस इतना ही नजर आता है कि मंत्री जी वन विभाग के किसी अधिकारी से फोन पर बात करते हुए अपना वीडियो जारी कर देते हैं और जनता को उसी से बुधिया दिया जाता है। 25 साल के उत्तराखंड में भी इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस नीति न तो कांग्रेस सरकार के पास थी और न ही मौजूदा सरकार के पास है। फिर भी सरकारों को चाहिए होता है कि पत्रकार और मीडिया हाउस इन समस्याओं पर बात न करें और सिर्फ वही दोहराते रहें जो सूचना विभाग बता रहा होता है। यानी पत्रकार सरकार की स्तुति में निरंतर गाते रहें और जो पत्रकार जनता की समस्याओं को लगातार उठा रहे हैं उन्हें भी किसी भी तरह से उस जमात में शामिल कर लिया जाए कि वो भी सरकार के लिए गाते हुए लाइन में खड़े हो जाएं कि 4 चिराग तेरे बलन हमेशा और 5वां में बालन आयो। वे तब बीते हफ्ते मूल निवास और भू कानून को लेकर भी देहरादून में एक बार फिर से प्रदर्शन हुए और प्रदेश के दिव्यांग भी इस दौरान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। ये दिव्यांग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि अपने आयोजनों से थोड़ा समय निकालकर इन दिव्यांगजनों की मांगों पर भी काम करें। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो बारामासा की पेड मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। आपके सीधे समर्थन से जो मीडिया की आवाज़ें खड़ी होती हैं वो किसी भी सरकार के लिए नहीं बल्कि आपके यानी जनता के पक्ष में मजबूत होती हैं। बाकी अपनी सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाग, नमस्कार।